नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सामना सवालों का। और आज हमारे तमाम सवालों का सामना करेंगे कांग्रेस के तेज तर्रार वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला। सुरजेवाला साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। नमस्कार रोहित जी, आपको और आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप, आपका पूरा स्टाफ और आपके दर्शक और हरियाणा वासी कोरोना की इस महामारी से सुरक्षित रहें। जी शुक्रिया। सुरजेवाला साहब, सबसे पहला सवाल आपसे कि आजकल आप बहुत आक्रामक दिख रहे हैं हरियाणा सरकार को लेकर। आखिरकार जो ये तेवर है, इस तेवर के पीछे की वजह हम जानना चाहते हैं, प्रदेश जानना चाहता है। रोहित भाई, हरियाणा परेशान है। 2.5 करोड़ हरियाणवी, चाहे स्वास्थ्य का मुद्दा हो, चाहे रोटी रोजगार का मुद्दा हो, चाहे किसान की रोजी रोटी और फसल की बिकवाली का मुद्दा हो, हर तरह से खट्टर सरकार औंधे मुंह गिरती नजर आ रही है। 10 फरमान अकेले फसल खरीद को लेकर खट्टर सरकार जारी कर चुकी। आज का जो ताजा फरमान है, जिसमें खट्टर सरकार ने मोदी सरकार के आगे दंडवत हो ये निर्णय किया है कि किसान की गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य से 15 रुपया प्रति क्विंटल काटेंगे। ये अपने आप में सरकार की निर्दयता की कहानी कहता है। कभी आड़ती और किसान के गठजोड़ को तोड़ते हैं, कभी दुकानदार की दुकानदारी को बड़ी बड़ी कंपनियों के आगे लुटवाते हैं, कभी आड़ती का धंधा बंद करने की धमकी देते हैं, कभी बारिश से गीली हुई फसल को खरीदने का इंतजाम नहीं करते, और अब 15 रुपया क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी काट रहे हैं। ऐसे में अगर विपक्ष मुखर ना हो, ऐसे में अगर विपक्ष आगे बढ़कर हरियाणा की जनता की आवाज न उठाए तो क्या करे। इसलिए हम ये करने पर मजबूर हैं, क्योंकि खट्टर सरकार जो है पूरी तरह से उदासीन है, न केवल कोरोना से लड़ने में, परंतु रोजी रोटी की जंग में हरियाणा वासियों की रक्षा करने से भी। जी सुरजेवाला साहब, अभी कैबिनेट ने कुछ फैसले लिए थे, चाहे वैट की वृद्धि की बात हो, शराब पर कोरोना सेस की बात थी, या मंडियों की बात थी, जो मंडी पर जो सेस लगा, इन तमाम फैसलों का आपने विरोध किया और आपने कहा गलत फैसले लिए गए। लेकिन सरकार का कहना है कि जो वक्त चल रहा है, कोरोना का जो काल चल रहा है, इसमें विपक्ष को सरकार का साथ देना चाहिए और ऐसे वक्त में कड़े और बड़े फैसले लेने होंगे। इस पर क्या कहना है आपका? रोहित भाई, कोरोना के इस महामारी के संकट में सरकार को 2.5 करोड़ हरियाणवियों का साथ देना चाहिए। उनकी जेब काटकर जबरन वसूली का धंधा नहीं करना चाहिए। 2000 करोड़ रुपए का खट्टर साहब ने जजिया कर लगाया। पेट्रोल और डीजल पर 1 रुपया और 1 रुपया 10 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया। जी, पेट्रोल पर अब हरियाणा में वैट कांग्रेस 9.25% पर 9.24% पर छोड़कर गई थी, आज 17.25% है। डीजल पर, माफ कीजिए, पेट्रोल पर 21 से बढ़ाकर 26.25, डीजल पर 9.25 से 17.25, पेट्रोल पर 21.25 से 26.25, और 42,000 करोड़ रुपया 6 साल में खट्टर साहब हरियाणा में वैट लगाकर रिकवर कर चुके। तो ऐसे में और ज्यादा जनता पर बोझ क्यों? और छोटे मियां तो छोटे मियां, बड़े मियां सुभान अल्लाह। खट्टर साहब के टैक्स लगाने के एक दिन बाद मोदी जी ने पेट्रोल पर 13 रुपया प्रति लीटर और डीजल पर 16 रुपया प्रति लीटर बढ़ा दिया। यानी अब हरियाणा में पिछले लगभग एक हफ्ते में डीजल पर अतिरिक्त टैक्स केंद्र और प्रांतीय सरकार का 17 रुपया 10 पैसे और पेट्रोल पर 14 रुपया लीटर हो गया। फल और सब्जी तो हर हरियाणवी की आम जरूरत है, 2% टैक्स उस पर लगा दिया जो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार ने उठाया था, खत्म किया था। और आम जनमानस का यातायात का साधन है बस, उस पर भी 15 पैसे प्रति किलोमीटर टैक्स लगाकर 171 करोड़ की वसूली का धंधा बना लिया।
लेकिन अभी सुरजेवाला बजट साहब, पेश बीजेपी किया का है कहना है कि खट्टर जब साहब भी पंजाब वित्त में मंत्री वैट हैं। बढ़ता उन्होंने है खूब तब आप पीठ कुछ नहीं थपथपाई। कहते कि पंजाब में भी तो बढ़ा। रोहित भाई, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं और मैंने इसीलिए जब मोदी जी ने 13 रुपया और 16 रुपया बढ़ाया तो मोदी जी से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से अनुरोध किया कि आप इस 13 और 16 रुपया में से 75% पैसा हर प्रांत को दे दीजिए, तो प्रांत अब और टैक्स नहीं लगाएंगे। पर ना केंद्रीय भाजपा बात सुनती, ना हरियाणा की भाजपा बात सुनती। और अगर आप उनको सच का आईना दिखाएं तो मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी मेरे बुजुर्ग हैं, पर वो चिढ़ जाते हैं, खिंचते हैं। मुख्यमंत्री का काम खिजना और चिढ़ना नहीं है, जनता के घाव पर मरहम लगाना है। मैं एक उदाहरण आपको दूं, अमेरिका से लेकर इटली से लेकर जापान से लेकर कोरिया से लेकर जर्मनी से लेकर सब सरकारें जनता की जेब में पैसा डाल रही हैं। खट्टर सरकार एक अकेली सरकार है जो जनता की जेब काटकर पैसा निकाल रही है। आपने अभी तो साल की शुरुआत हुई है, सरकार के पास पैसा है तो सरकार उस पैसे का इस्तेमाल ना कर आम जनमानस की जेब क्यों काट रही है? हमारा केवल इतना प्रश्न है, आज जनता की जेब से पैसा निकालने का वक्त नहीं, डालने का वक्त है। जेब काटने का वक्त नहीं, जेबें भरने का वक्त है जनता की, तभी हरियाणा की अर्थव्यवस्था चल पाएगी। जी, दूसरा बड़ा सवाल यह है, सरकार बार बार कह रही है और उप मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं कि आप बार बार कुछ मंडियों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन खरीद हो रही है, बेहतर तरीके से हो रही है। किसानों को उनका बकाये का मैसेज भी आना शुरू हो गया है, लेकिन उसके बावजूद रणदीप सिंह सुरजेवाला साहब हैं कि उनको ये कुछ नहीं दिखाई देता। ये कहा जा रहा आपके बारे में। काश दुष्यंत चौटाला जी अपनी स्वयं के विधानसभा क्षेत्र में जाते और आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी स्वयं की विधानसभा क्षेत्र करनाल में जाते तो करनाल और उचाना की मंडियों से ही हरियाणा न्यूज को वास्तविकता पता चल जाएगी, क्योंकि आप तो कई बार वो वास्तविकता दिखा चुके हैं। जी, 20 अप्रैल से खरीद शुरू होनी थी। उचाना अनाज मंडी के अंदर 26 अप्रैल को खरीद शुरू हुई। जी, जब बारिश आई तो उचाना मंडी और करनाल अनाज मंडी के अंदर भी सारा गेहूं भीग गया, क्योंकि ना पानी निकालने का इंजन था, ना तरपाल का इंतजाम। आज तक भी किसान की सरसों और गेहूं के हजारों करोड़ की पेमेंट खट्टर सरकार ने नहीं की। आज ही मैंने बताया कि अब आदेश आया है कि 25 अप्रैल तक की पेमेंट कर दो और 25 अप्रैल के बाद की कोई पेमेंट ना करो। क्यों? क्या खट्टर सरकार का पैसा खत्म हो गया है, या मंशा खराब है, या मोदी जी ने एफसीआई के माध्यम से पैसा देने से इनकार कर दिया है? किसान ने जो 20 अप्रैल को फसल बेची, 25 या 26 अप्रैल को फसल बेची, वो 10 या 11 मई तक इंतजार क्यों करे? 24 घंटे में आप पेमेंट क्यों नहीं कर रहे? ये किसान की मेहनत की कमाई है। इस मेहनत की, खून पसीने की कमाई को इस प्रकार से लूट कर अनदेखी नहीं की जा सकती। हमारा केवल ये कहना है, अगर इससे पीड़ा होती है तो हो, पर सच्चाई बयां अवश्य करेंगे। जी, हरियाणा सरकार का कहना है कि अगर लेबर लॉ में संशोधन की जरूरत हुई तो 1 हफ्ते के अंदर यह काम भी किया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि मजदूरों की आजकल खूब बात हो रही है। अब इसे बोलते हैं डबल वहमी, यानी दोहरी चोट मारना। एक तरफ हरियाणा में मजदूरों के पास रोजी रोटी नहीं, वो चाहे हरियाणा का मूल निवासी हो या प्रवासी मजदूर हो। आप ही एक खबर दिखा रहे थे कि लगभग 1,30,000 मजदूर और हरियाणा छोड़कर जाना चाहते हैं। 6 से 8 लाख मजदूर हरियाणा छोड़कर जा चुके हैं। अगर सारे मजदूर हरियाणा छोड़कर चले जाएंगे तो हमारे उद्योग और धंधे का होगा क्या? क्या खट्टर साहब ने कभी पानीपत के हैंडलूम उद्योग, करनाल के एग्रीकल्चर इक्विपमेंट उद्योग, यमुनानगर के प्लाईवुड उद्योग, गुड़गांवा के ऑटोमोबाइल और अपैरल उद्योग, फरीदाबाद की इंडस्ट्री, बावल और महेंद्रगढ़ की इंडस्ट्री, झज्जर और रोहतक की इंडस्ट्री, इसके बारे में सोचा है? ऊपर से अगर आप मजदूरों के पक्षधर कानून को खत्म कर देंगे, एक तरफ राशन नहीं, रोजी रोटी नहीं, मजदूरी नहीं, गुजारा नहीं, और अगर
देश में जो 72-75 साल से बने मजदूरों का पक्षधर कानून है उसे भी तोड़ देंगे तो मजदूर फैक्ट्री में काम करेगा क्यों, और वो फैक्ट्रियां चलेगी कैसे, और हरियाणा की अर्थव्यवस्था चलेगी कैसे। चीन से आती कंपनियों की तो खट्टर साहब को चिंता है कि 7 कंपनियां आ रही हैं। अरे यहां जो 70,000 उद्योग चल रहे हैं वो सारे बंद पड़े हैं, उनकी चिंता क्यों नहीं करते? जी बिल्कुल, मैं इसी का जिक्र करना चाह रहा था क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब आज वो रूबरू हुए जनता से संबोधित जनता को किया तो उन्होंने कहा कि कई चीनी कंपनियां यहां निवेश की इच्छा जाहिर कर रही हैं। उनका यह भी कहना था कि यहां माहौल बेहतर है, यही वजह है कि कई लोग आ रहे हैं और उनका कहना है कि हम इस पर बड़े तेजी से काम कर रहे हैं। मैं याद दिलाऊंगा, हरियाणा न्यूज ने खट्टर साहब का वो बयान दिखाया था कि एक चीनी एंटरप्रेन्योर 1.5 लाख करोड़ रुपया हरियाणा में सोनीपत में निवेश करने वाला था, आपको याद होगा जी। और उसके बड़े बड़े गाने गाए गए, पीठें थपथपाई गई, पत्रकार गोष्ठियां की गई। अब तो खट्टर साहब को 5 साल हो गए, 5 साल, ये 4 साल पहले की बात है जब वो चीन गए थे। खट्टर साहब, क्या 5 रुपए का निवेश भी सोनीपत या कहीं और से वो चीनी निवेश आया? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। मैं खट्टर साहब, मेरे बुजुर्ग हैं, उन्हें हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम हरियाणा का जो उद्योग धंधा है, हमारे जो लाखों दुकानदार हैं, उनका व्यवसाय तो चला दीजिए। आज सब्जी मंडी और अनाज मंडियों में आज व्यापारी और दुकानदारों को लाठियों से पीटा जा रहा है खट्टर साहब के प्रशासन और पुलिस के द्वारा, और आप चीन का निवेश लेकर आ रहे हैं। आपका अपनी विधानसभा क्षेत्र में एग्रीकल्चर इक्विपमेंट का व्यापार ठप पड़ा है। पूरे उत्तरी हरियाणा में जिसकी नुमाइंदगी आप करते हैं, चावल निर्यात का उद्योग ठप पड़ा है। प्लाईवुड और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री अंबाला और यमुनानगर की आज ठप पड़ी है। यमुनानगर और जगाधरी का बर्तन उद्योग ठप पड़ा है। गुड़गांव और फरीदाबाद का व्यापार ठप पड़ा है, और आप चीनी निवेश की बात कर रहे हैं। ये अजीब मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कृपया करके हरियाणा के निवेशकों और उद्योगपतियों और दुकानदारों की परवाह करें तो हरियाणा की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी। ठीक है सुरजेवाला साहब, लेकिन इंडिया न्यूज हरियाणा से बात करते हुए सरकार के कई मंत्रियों ने, मैं यूं कहूंगा तमाम मंत्रियों से एक एक से जब भी हमने बात की तो विपक्ष के बारे में जब भी सवाल पूछा तो उनका यह कहना था कि यह वक्त है कि विपक्ष को एक सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए क्योंकि बड़ा संकट का काल है। लेकिन हरियाणा में विपक्ष के कई नेता, यानी उसमें आपका नाम भी शामिल है इस लिस्ट में, ये जो कई शब्द हैं, वो लोग कोई और भाषा बोल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हम जनता के प्रहरी हैं और वो सकारात्मक भूमिका जनता 2.5 करोड़ हरियाणवियों के अधिकारों की सुरक्षा की करेंगे। सरकार की चापलूसी की नहीं, सरकार की चाटुकारिता की नहीं, खट्टर साहब की हां में हां मिलाने की नहीं, खट्टर साहब को सच्चाई का आईना दिखाने की। चाहे उससे खट्टर साहब को, उनके मंत्रीगणों को कितनी भी तकलीफ हो, पर पहली तकलीफ उनका जो कर्तव्य है वो हरियाणा की जनता की तकलीफ सुनने का है। मैं आज इंडिया न्यूज हरियाणा पर पूछता हूं, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी इस पूरे कोरोना के लॉकडाउन के समय एक भी मंडी में जाकर उन्होंने किसान और आड़ती की समस्या को जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? वो क्यों वातानुकूलित कमरे में ताले के अंदर चंडीगढ़ में बैठे हैं? खट्टर साहब ने एक भी उद्योगपतियों के समूहों को, दुकानदारों के समूहों को बुलाकर उनके घाव पर मरहम क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं पूछा कि हरियाणा की इंडस्ट्री को, हरियाणा के दुकानदार को किस बात की आवश्यकता है? खट्टर साहब ने जीएसटी पर रिलीफ क्यों नहीं दिया? कम से कम हरियाणा के लोगों को सेक्टर वाइज पॉजिटिव पैसा इन्वेस्ट क्यों नहीं किया? उद्योगपतियों के मजदूर ना भागें, दुकानदारों का नुकसान ना हो। क्या हमारी सरकार 3 महीने के लिए उनको तनख्वाह की असिस्टेंस नहीं दे सकती थी? 100 या 150 करोड़ रुपया लगता और फसल जैसे सरसों और गेहूं की फसल पिटी और किसान लूटा और आड़ती पिटा, इससे शायद बुरी दुर्गति कभी नहीं हुई। खट्टर साहब ने इस बारे में चिंता क्यों नहीं की? नहीं, उनका कहना है कि आज एमएसएमई सेक्टर के लोगों से बात की मुख्यमंत्री ने। आज हरियाणा के जनता से मुंह मोड़ लेगा, रोहित भाई,
जूम के माध्यम से बात करना जी। और जमीन पर जाकर हकीकत जानने में जमीन और आसमान का अंतर है। खट्टर साहब को मेरी बात कड़वी लगती है, पर मैं तो वही दो लाइनें दोहराऊंगा कि हर शख्स महफिल में मुझसे खफा खफा सा था, क्योंकि मेरे होठों पर वही था जो मेरे दिल में था। ये दिल 2.5 करोड़ हरियाणवियों के लिए धड़कता है, उनकी पीड़ा और तकलीफ के लिए धड़कता है। और अगर उनकी पीड़ा उजागर करने से खट्टर साहब मुझसे चिढ़ भी जाएं तो मुझे परवाह नहीं। एक बुजुर्ग के तौर पर उनका आदर करूंगा, पर एक हरियाणवी के तौर पर उनको सच्चाई का आईना अवश्य दिखाऊंगा। और उन्हें अब जागना चाहिए अपनी निद्रा से, और बजाय सपने देखने के हरियाणा की जमीनी हकीकत से खुद मुख्तियार होना चाहिए। जी, लेकिन एक बड़ा सवाल थी कि आपने कहा कि जमीन पर आकर चीजें देखनी चाहिए, लेकिन जाहिर सी बात है जब कोई नेता मंडियों में जाता है तो सोशल डिस्टेंसिंग टूटती है। मैं हालांकि ये सवाल आपसे पहले भी कर चुका हूं किसी और मंच पर, लेकिन आज इस सामना सवालों का मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। आप मंडी में गए तो विज साहब ने उसके बाद साफ कह दिया कि कोई मंडी में नेता जाएगा तो कार्रवाई होगी, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां पर उड़ती हैं। और उनका कहना था कि इसीलिए हम लोग मंडियों में नहीं जा रहे हैं। आखिरी बार जब मैंने चेक किया तो हमारे मुल्क रोहित जी आखिरी बार जब मैंने चेक किया तो हमारे मुल्क में प्रजातंत्र है, तानाशाही नहीं। ना खट्टर साहब जनरल जियाउल हक हैं, वो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, हम उनका आदर करते हैं। अगर मंडी में अधिकारी जा सकते हैं, मंडी में किसान जा सकता है, मंडी में आड़ती जा सकता है, मंडी में मुनीम जा सकता है, मंडी में मजदूर जा सकता है, मंडी में लेबर का ठेकेदार जा सकता है, मंडी में उठान करने वाली एजेंसियां जा सकती हैं, तो चुने हुए प्रतिनिधि मंडियों में जनता की समस्या जानने, सुनने, समझने और उजागर करने के लिए क्यों नहीं जा सकते। विज साहब ने कहा है कि गए तो कार्रवाई होगी। मैं अनेकों बार अनाज मंडी में गया, तो करें कार्रवाई। मैं चुनौती देता हूं इंडिया न्यूज हरियाणा पर आदरणीय खट्टर साहब को, अगर जनता की आवाज उठाने पर कार्रवाई होगी तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। मैं डरता नहीं, क्योंकि जनता की आवाज भगवान की आवाज है। 2.5 करोड़ हरियाणवी जो हैं वो हमारे मालिक हैं, और उस मालिक की समस्या और पीड़ा को उजागर करने के लिए जेल जाना पड़े तो खट्टर साहब, मैं सर झुकाकर 2.5 करोड़ हरियाणवियों के आगे जेल भी जाऊंगा, परंतु आप उनकी पीड़ा को समझ लेंगे। अगर मुझे जेल भेजकर, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सफल हो गया। जी रणदीप जी, एक और अहम सवाल यह है, वो थोड़ा सा इससे इतर है, संगठन को लेकर, आपके संगठन को लेकर। ठीक है, कोरोना काल चल रहा है, जाहिर सी बात है पॉलिटिकल एक्टिविटीज उस तरह से बंद है, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद जो कांग्रेस का रिवाइवल, जो आपकी जिला कमेटियां हैं, ब्लॉक में जो संगठन नीचे से ऊपर तक की अगर बात करें, तो वो अब किस तरह से खड़ा होगा? क्योंकि अभी तो ये दौर लंबा भी चल सकता है, क्योंकि कांग्रेस में बड़े लंबे वक्त से अनिश्चितता चलती रही हरियाणा में। देखिए, कुमारी शैलजा जी अब हमारी अध्यक्षा हैं, और उन्होंने इस बारे में मंत्रणा शुरू की हुई है। अभी कोई राजनीतिक दल कोरोना के समय में हर तहसील, हर गांव, हर शहर जाकर बड़ी बड़ी मीटिंग्स बुलाकर इसका निर्णय नहीं कर पाया है। हम भी नहीं कर पाए हैं, भाजपा भी नहीं कर पाई है। परंतु बहुत जल्द मुझे विश्वास है कि कुमारी शैलजा जी हर ब्लॉक और तहसील तक मंत्रणा कर बहुत जल्दी कांग्रेस का संगठन खड़ा कर पाएंगी, और हम नए सिरे से अपनी बात को गांव-गांव, शहर-शहर, हर वार्ड, हर मोहल्ले तक पहुंचा पाएंगे। ठीक है सुरजेवाला साहब, एक और अहम सवाल यह है कि गठबंधन की ये सरकार है। ठीक है, आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की, लेकिन बीच बीच में कई तरह के सवाल भी उठते हैं। जेजेपी भी सरकार में गठबंधन में साथी है, तो आप किस तरह से देखते हैं? हालांकि आप विपक्ष के नाते जाहिर सी बात है सरकार का क्रिटिसिज्म करेंगे, आपको करना भी चाहिए, सवाल उनकी कार्यशैली पर उठाने भी चाहिए, विपक्ष का काम है। लेकिन गठबंधन की सरकार और हरियाणा में जिस तरह से गठबंधन की सरकारें रही है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? एक हरियाणा की और हिंदी की पुरानी कहावत है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये वही गठबंधन है जो सत्ता में आने से पहले दुष्यंत चौटाला जी ये कहा करते थे कि खट्टर साहब को यमुना पार करवाऊंगा, और खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी के बारे में कहते थे
कि दोनों भाई गप्पू हैं और इनको जेल की सलाखों के पीछे भिजवाऊंगा। दोनों ने हरियाणा की 2.5 करोड़ लोगों को मूर्ख बनाकर वोट तो ले लिया, वोट लेकर दोनों ने ही हरियाणा की जनता के विश्वास की पीठ में एक खंजर घोंपा, धोखा दिया और धोखा देकर एक बेमोल बगैर किसी नियम और नीति पर आधारित सरकार बना ली। और आप देखिए ना हर रोज क्या हो रहा है। कल ही आपके चैनल ने दिखाया कि श्री दुष्यंत चौटाला, जो सोनीपत में शराब पकड़ी गई करोड़ों रुपए की, जिसे हमने भी उठाया, आपके चैनल ने भी उठाया, उसके बारे में दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि उन्होंने अनिल विज साहब को कह दिया। अनिल विज साहब जो भाजपा से हैं, वो दुष्यंत चौटाला जी के बारे में कहते हैं कि उन्होंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। अब मुझे बताइए, अगर मंत्रियों में ही इतना विरोधाभास है, अगर मंत्री ही और उप मुख्यमंत्री एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये सरकार क्या है? सच्चाई ये है कि अफसरशाही हावी है, सरकार को कोई तंत्र चलाने की जानकारी नहीं और जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहा है और 2.5 करोड़ हरियाणा की जनता पिस रही है। ठीक है, अब हम इस बातचीत के आखिरी दौर में, लेकिन एक और सवाल ये है कि कोई युवा, अगर हम उप मुख्यमंत्री की बात करें, कोई युवा चेहरा आ रहा है और रणदीप सुरजेवाला राजनीति में युवाओं को प्रोत्साहित करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। क्रॉस पार्टी लाइन में बात कर रहा हूं, अगर हम पार्टी लाइन को छोड़ दें, तो आपको नहीं लगता कि उस तरफ भी आपको कुछ कहना चाहिए सुरजेवाला रोहित साहब? भाई, बिल्कुल रोहित भाई, राजनीति से ऊपर उठकर और मेरे दल से भी ऊपर उठकर, जिस दिन दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री बने, हमने कहा हमारी शुभकामनाएं, पर काश अच्छा होता कि वो जनमत अपने बलबूते पर लेकर आते, उस पार्टी के विरोध में ना लाते जिस पार्टी को गालियां देकर उन्हें 10 विधायक मिले। उस पार्टी के साथ सरकार बनाना जनता के साथ विश्वासघात है। फिर भी हमने शुभकामनाएं दी और कहा कि अच्छा काम करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप नौजवान हैं, अब भी अपनी भूल छोड़ दीजिए पिछली और अच्छा काम करिए। पर आप बताइए, जिस प्रकार से हरियाणा का किसान लूटा और पिटा, जिस प्रकार से शराब माफिया हावी है, जिस प्रकार से जब किसी प्रांत ने शराब की दुकानें और फैक्ट्रियां नहीं खोली थी, हरियाणा की सरकार ने खोलने का निर्णय किया, तो हम सब खट्टर सरकार और भाजपा जजपा गठबंधन से को लेकर बहुत निरुत्साहित भी हुए, निराश भी हुए और बहुत सारा क्रोध जनता का हमने देखा। इसलिए जनता में आप चुने जाते हैं काम करने के लिए, लोगों की पीड़ा हरने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए। परंतु अगर सेवा सत्ता का माध्यम बन जाए, सेवा सत्ता की एकमात्र सीढ़ी बन जाए, तो फिर स्वाभाविक तौर से वो चाहे आपके पक्षधर लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो आपकी कार्यशैली को लेकर निरुत्साहित और निराश तो होंगे ही। दो आखिरी सवाल एक ये कि बीच में अभी जो बात आई, जो मजदूर वापस आ रहे हैं, ट्रेनों से वापस आ रहे हैं, एक बड़ी कंट्रोवर्सी सी हो गई थी। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि हम मजदूरों को खर्चा देंगे, उनके टिकट का खर्चा देंगे। इस विवाद पर आपका क्या कहना है? आपको सवाल के लिए सबसे पहले साधुवाद। आप याद करिए, अगर किसान देश का अन्नदाता है तो मजदूर देश का राष्ट्र निर्माता है जी। इस राष्ट्र निर्माता को अपनी घर वापसी के लिए हजारों किलोमीटर पैदल जाने का मंजर हम सब ने देखा जी। बच्चे को गोदी में उठाए, नंगे पांव, राशन है नहीं, दवाई है नहीं, रोटी है नहीं, और चिलचिलाती धूप में केवल अपने प्रियजनों के पास वापस जाने की लगन, और 56 के करीब लोग रास्ते में मर गए। पर सरकार का क्या कर्तव्य है? इसीलिए श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को राजधर्म याद दिलाते हुए कहा कि अगर कोरोना पीएम केयर फंड और मुख्यमंत्री के केयर फंड का इस्तेमाल आप मजदूर की घर वापसी के लिए नहीं कर सकते, तो यह हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया इकट्ठा क्यों किया गया है? क्या कारण है कि भारत की रेलवेज मजदूरों से 800, 900 रुपया वसूल रही है? और इसीलिए हमने ये कहा कि अगर भाजपा सरकार में होकर राजधर्म भूलती है, तो कांग्रेस पार्टी की प्रांतीय इकाइयों और साथी हर मजदूर का किराया देने के लिए तैयार हैं।
इसके बावजूद भी ना मोदी जी का दिल पसीजा, ना खट्टर साहब का। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि 85% केंद्र और 25% लिया जा रहा है राज्यों से, जा रहा है। देखिए, आप जो एक खाली सीट है जी, उसका किराया भरी हुई सीट के मजदूर से ना लेकर 85% की बात का झूठ बोल रहे हैं। आपने वो सर्कुलर देखा होगा, उसकी क्लॉज 11, 1 और 2 पढ़ लीजिए जी। पूरा ही किराया नहीं बल्कि स्पेशल सरचार्ज भी वसूला जा रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह जी ने कहा 870 रुपया प्रति मजदूर के माध्यम से पंजाब की सरकार हर घर वापस जाते मजदूर की टिकट का भुगतान कर रही है। सवाल यह है कि मोदी जी ये पैसा वसूल क्यों रहे हैं और खट्टर साहब ये पैसा देते क्यों नहीं। इन दोनों सवालों का जवाब मोदी जी और खट्टर साहब जनता को और इस देश के राष्ट्र निर्माताओं को अवश्य दें, ये उम्मीद रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन इतना जरूर है कि हमारे हरियाणा से जो मजदूरों की ट्रेनें जा रही हैं उसमें उनको खाने पानी की पूरी व्यवस्था की जा रही है। एक अच्छी बात है, मैं इसका जिक्र भी करना चाहूंगा, क्योंकि हम अगर इस तरह की रिपोर्ट दिखाते हैं तो जो अच्छी चीज है उसका भी जिक्र करते हैं। सुरजेवाला साहब, एक आखिर में सरकार को रणदीप सुरजेवाला क्या सलाह देना चाहेंगे इस कोरोना संकट के दौरान? और निश्चित इस वक्त सरकार भी आपको सुन रही होगी, सत्ता पक्ष के लोग। सलाह बड़ी सीधी है और बड़ी विनम्रता से, जी बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर खट्टर साहब ये सलाह है कि ये समय जनता के घाव पर मरहम लगाने का है। 2.5 करोड़ हरियाणवियों की जेब में पैसा डालने का है। हरियाणा के किसान, दुकानदार, आड़ती और छोटे छोटे उद्यमी जी, उसकी बात को जाकर सुनने का है। उसके कंधे पर हाथ रखकर डाडस बंधाने का है। उसकी जेब से 2000 करोड़ रुपया जजिया कर लगाकर वसूलने का नहीं। वसूलने का समय नहीं है, देने का समय है। अपनी जेबें थोड़ी खोलिए और जनता से वसूली की बजाय जनता की जेब में पैसा डालना शुरू करिए। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करिए, टेस्ट, ट्रेस और क्वारंटीन की नीति अपनाइए। आज तक तो आपने विदेश से आए सब लोगों तक का टेस्ट नहीं किया, और हमारे डॉक्टर, हमारी नर्स, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे पुलिस के सिपाही और अधिकारी और हमारे सफाई कर्मचारी और बिजली और पानी विभाग के अधिकारी, इनको स्पेशल तनख्वाह दीजिए। दुगनी नहीं दे सकते तो कम से कम आधी तनख्वाह अधिक दीजिए, और इनको N95 मास्क और पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट दीजिए। तभी हम कोरोना से स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों मदों में जंग जीत पाएंगे। बिल्कुल रणदीप सुरजेवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हरियाणा के तमाम सवालों का सामना करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रणदीप सिंह सुरजेवाला हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने तमाम सवालों का सामना किया और उन्होंने सरकार को कुछ सलाह भी दी है कि संकट के काल में उनका कहना है किसान और मजदूरों का खास ख्याल सरकार रखे। तो बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।